नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फाइनल लैब का इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो हम कवर करने जा रहे हैं। ये बनाया गया है आतिश माथुर सर के द्वारा। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। इनके टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ पड़ी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन से क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ आती है विजिबल लाइट की, वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा। फिर अर्थ एमिट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। वो क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड द एटमॉस्फेयर। तो जिसके कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, जो अर्थ के द्वारा जो रेडिएशन निकलती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, वो किस स्पेक्ट्रम में होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, जो कि अर्थ को हीट करती है। दे आर एब्जॉर्ब बाय CO2 वगैरह पार्टिकल्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसके कारण हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसमें बताया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा किसका है, SF6 का सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। दूसरे नंबर पे है पर फ्लोरोकार्बन, तीसरे पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, चौथे पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर मीथेन, फिर CO2। तो CO2 का सबसे कम है इनमें, सबसे ज्यादा याद रखना है, ये पूछा भी गया है, एक बार आ चुका है प्री में। सबसे ज्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, फिर परफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर CO2। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट जो कम टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, तो दे रिमेन इन एटमॉस्फेयर फॉर ए मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन द कार्बन डाइऑक्साइड, yet their potential to warm the atmosphere can be many times। ठीक है, तो CO2 से कम टाइम रहते हैं, परंतु उनका जो पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो CO2 से काफी ज्यादा हो सकता है। दे इंक्लूड ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन इज एग्जाम्पल ऑफ SLP, HCl, देन मीथेन इज एग्जाम्पल, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। जो ट्रोपोस्फेर ओजोन होती है वो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होती है। तो याद रखना है कौन कौन सी है, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट इज ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल वुड। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। इट रिड्यूसेस दी, ये क्या है, जो सनो पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो अल्बेडो को रिड्यूस करता है सनो का, एंड ये इनकी क्या है, हेल्प करता है मेल्टिंग में ग्लेशियर की। नेक्स्ट इज ब्राउन कार्बन। तो ब्राउन स्मोक इज रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन से ब्राउन कार्बन रिलीज होता है। ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन से। नेक्स्ट इज ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन द कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम में जो कार्बन स्टोर है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव, टाइडल मास, ग्रास, मीडोज, दे सिक्वेस्टर एंड स्टोर मोर कार्बन पर यूनिट एरिया देन एनी टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट एंड आर नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज देयर रोल इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ये ज्यादा कार्बन को क्या कहें, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन कार्बन। तो ग्रीन कार्बन इज कार्बन कैप्चर्ड into the terrestrial plant biomass in photosynthesis and stored in the plant and the soil in the natural ecosystem। जो कार्बन है प्लांट से, सोयल है, उसमें जो स्टोर है कार्बन, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन कार्बन बोलते हैं, प्लांट में, फॉरेस्ट में। ब्लू वाला ओशन से रिलेटेड हो गया। ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एविल ट्विन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जो ओशन की है पीएच है, वो एवरेज पीएच है, वो चेंज हो रही है इसमें। तो डिक्रीज इन द पीएच ऑफ ओशन, बट स्टिल इट इज लेस देन, इट इज क्या है, मोर देन 7 से ज्यादा है। ठीक है, एंड एवरेज ओशन पीएच इज अबाउट 8। तो एवरेज कितना है, लगभग 8 के करीब है। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड बिकॉज इट अब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब करती है। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है दैट इज बेड होती है बिकॉज इट इज ए पॉल्यूटेंट। तो सनलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन
as well as destruction of ozone. Colder condition in the polar stratospheric cloud, a more के अंदर क्या है, ज्यादा ओजोन डिप्लेशन होता है इन दी कोल्ड कंडीशन. ओजोन डिप्लेशन, ओजोन को मेजरमेंट करने की यूनिट क्या है? डॉप्सन इज द यूनिट टू मेजर द ओजोन, टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन होल इज द रीजन ऑफ exceptionally depleted zone in stratosphere और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. तो ओजोन होल क्या है? वहां पे ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो काफी कम है. तो ओजोन लेवल बिलो दी 220 डॉप्सन यूनिट इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट, हुंगा टुंगा होंगा टोंगा हुंगा हापाई वोल्केनिक इरप्शन ऑफ 2022 इन साउथ पैसिफिक ओशियन कॉज दी ओजोन. ये एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था. कहां पे हुआ था? साउथ पैसिफिक ओशियन में. एक वोल्केनो है होंगा टोंगा हुंगा हापाई is a volcanic eruption of 2022 in South Pacific Ocean caused the ozone depletion and released large amount of volcanic gases including the water vapor, hydrochloric acid, HCl gas and SO2. ये इसके द्वारा रिलीज की गई थी. ठीक है. अल्ट्रावायलेट रेज, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो इसमें से. तो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल कौन कौन से होते हैं? दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन एंड मिथाइल ब्रोमाइड. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद ओजोन से. ठीक है. नेक्स्ट, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? ह्यूमन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, दीज आर द ह्यूमन मेड गैसेस दैट रीच द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल. को ये ब्रेक करते हैं. मेजर ओडीएस कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्लूड एरोसोल, रेफ्रिजरेंट एंड सॉल्वेंट. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल, रेफ्रिजरेंट एंड सॉल्वेंट में ये पाए जाते हैं. ठीक है. हेलोन्स, हेलोन्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. मिथाइल ब्रोमाइड इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है. मिथाइल क्लोरोफॉर्म. तो ये सारे सब्सटेंसेस हैं, याद रखने हैं. मेजर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन. ये कब हुआ था? 1985 में. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर क्या है? एक प्रोटोकॉल आई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टू रिप्लेस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, दे आर नॉट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस नहीं है. ठीक है. परंतु दे आर, इनका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है. ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैस है. तो किगाली अमेंडमेंट, किगाली, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि किगाली अमेंडमेंट हुआ है. It was realized that the hydrofluorocarbons are the potent greenhouse gases that contribute to the climate change. As per UNDP, India surpassed the Montreal Protocol target, exceeded 35% phase out goal, achieved 44 reduction from the 2022. तो इंडिया ने क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो टारगेट था वो मीट कर लिया है. वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सीएफसी को एचएफसी से रिप्लेस करना है. किगाली अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या है? एचएफसी को भी रिड्यूस करना है क्योंकि उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ये एस्टेब्लिश हुआ था अंडर दी 1992 रियो अर्थ समिट एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज. एंड इसका सेक्रेटरिएट कहां पे है? बोन में इसका सेक्रेटरिएट है, जर्मनी में. सीओपी 3 1997 में हुई थी, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं. सीओपी 8 2002 में हुई थी न्यू दिल्ली में. सीओपी 19 2013 वार्सा में हुई थी. सीओपी 21 2015 पेरिस एग्रीमेंट, ये तो याद होगी सबको. देन सीओपी 26 ये ग्लासगो यूके में हुई है. 27 वाली शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी और 28 वाली है वो दुबई यूएई में हुई है. आप मेरे को बताओ कि 29 वाली कहां पे होगी? सीओपी 28 दुबई के कुछ आउटकम्स हैं जिसमें हमें डिस्कस करने हैं. लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट
अल्टेरा फंड, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, क्लाइमेट हब, लीड आईटी 2.0, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। तो सीओपी 28 इसके अंदर जो पहला निर्णय लिया गया था वो लॉस एंड डैमेज है उसके फंड के रिगार्डिंग था। तो इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड। तो $800 मिलियन were committed to provide financial help to the countries trying to recover from the climate induced disasters। तो इसमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं कुछ, वो प्रोवाइड करेंगे $800 मिलियन। ठीक है, अभी इसमें इतने दिए गए थे। वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड फॉर दी 4 ईयर। तो इस फंड को, लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है सीओपी 28 के अंदर। वर्ल्ड बैंक इसको होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सीओपी 28। वहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में बताया गया है कि 2020 में फोर्स में आएगा। पोस्ट 22 के लिए क्या है, पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें 5 साल बाद क्या, ये क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक एक्सरसाइज होगी। तो सीओपी 28 टुक द फर्स्ट द स्टॉक ऑफ द हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज कलेक्टिवली रिड्यूस द, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कैसे रिड्यूस हुए हैं। हर एक कंट्रीज ने अपना क्या है, आईएनडीसी देर का है और नेट जीरो का टारगेट देर का है। तो कैसे हम क्या है वो अचीव कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक एक्सरसाइज होती है, जिसमें ये इसमें स्टॉक टेक किया जाता है। इट एक्नॉलेजेस द कंट्री फेल्ड टू मीट दी 100 बिलियन जो फाइनेंस गोल था, वो क्या है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है। डेवलप्ड कंट्री ने वो फंड नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ये लिया गया था सीओपी 28 के अंदर। इट वाज लेड बाय यूरोपियन यूनियन, यूएई एंड यूएस। किसके द्वारा लेड किया गया था ये, ईयू, यूएई एंड यूएस, टू ट्रिपल दी वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू 11,000 गीगावाट बाय 2030, thereby reducing the reliance on fossil fuel in generating the energy। तो इसमें क्या है, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको क्या है, 3 गुना करना है टू 11,000 गीगावाट बाय 2030। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग नॉर ए पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सीओपी 28 का जो कैलेंडर है उसका पार्ट नहीं था। इंडिया एंड चाइना हैज स्टेड अवे, हम इसका पार्ट नहीं है। As the initiative call for phasing down of the coal and ending the continued investment in the unabated new coal-fired power plant। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना इसका पार्ट नहीं है। इट इज लेड बाय ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज है, ये ईयू, यूएई एंड यूएस के द्वारा लेड किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय यूएनसीसीडी के द्वारा इसको लॉन्च की गई थी। दिस रिपोर्ट states that the drought causes more economic loss and affect the more sector of the society। Next is Altera Fund। तो Altera Fund was announced by UAE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। It aimed to attract 200 billion of investment by 2030। The fund will allocate 25 बिलियन है वो allocate करेगा to the climate strategy and 5 billion to the incentivize करने के लिए। तो investment flow into the global south to incentivize the global flow को ये इंसेंटिवाइज करने के लिए इसमें होगा। अल्टेरा फंड यूएई के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, अट्रैक्ट करना है $250 बिलियन का बाय 2030। ठीक है, दिस फंड हैज 4 पिलर, इस फंड के 4 पिलर होंगे, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, टॉप ऑफ होम। नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट, तो ग्रीन क्रेडिट को एनहांस करना है। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने लॉन्च किया है इसको सीओपी 28 में। अंडर दिस इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट विल बी असाइन्ड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्टिविटी एंड विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रेडेबल कमोडिटीज। दिस ग्रीन क्रेडिट विल बी एबल टू सोल्ड ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट विल बी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे, फिर दे विल बी ट्रेडेड। द मेन पर्पज ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू बूस्ट द वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्टिविटी लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट by incentivizing it for big corporation and private companies, bringing about a change in the climate change issues. There are two main priorities of this initiative: water conservation and afforestation.
तो इसकी जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड अफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर को ग्रीन क्रेडिट देके ये इंकरेज करेगा इसके द्वारा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट क्लब। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय जर्मनी एंड चिली के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ इट। ठीक है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी वाला उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है, क्लाइमेट क्लब का भी इंडिया मेंबर नहीं है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जर्मनी एंड चिली के द्वारा। ठीक है, एम क्या है इसका? डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू एम्बिशियस पॉलिसीज, alignment of methodology and standard and improving the finance and assistance for emerging and developing economies के लिए क्या है? emerging and developed economies के लिए क्या है? फाइनेंस प्रोवाइड करना है इसके लिए। दोनों इसमें क्या है? emerging and developed economies दोनों के लिए फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है ये। तो इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। दिस इज रिलेटेड टू डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज लीड आईटी 2.0। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो इंडस्ट्री को ट्रांजिशन करना है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी emerging इकोनॉमी फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के बारे में बात है इसमें। तो लीड आईटी इज लीड बाय इंडिया एंड स्वीडन, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। तो इसमें क्या है? फॉर सस्टेनेबल रिवर सेंटरिंग डेवलपमेंट, जो सिटीज होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसके द्वारा एनएमसीजी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इंडियाज नेक्स्ट है, इंडिया के पंचामृत कमिटमेंट क्या क्या है? इंडिया ने पीएम मोदी जी ने COP 26 में, जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहां पे पंचामृत टारगेट दिए थे। पहला क्या है? हमारा जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसको कैपेसिटी है उसको इनहांस करना है बाय इनहांस टू 500 गीगावाट। तो नॉन फॉसिल एनर्जी है वो 500 गीगावाट तक डेवलप करनी है बाय 2030 तक। सेकेंड इज मीट 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक हमारी जो 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट हो। तीसरा है रिड्यूस दी टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन नाउ टू 2030। तो 2030 तक क्या है? हमें 1 बिलियन क्या है? कार्बन सिंक करना है। ठीक है, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है बाय 45% ऑफ द इकोनॉमी। प्रीवियसली इट वाज 35% है, अभी इसको कितना कर दिया गया है? 45% कर दिया गया है। याद रखना है, कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करना है बाय 2030 एंड अचीविंग दी नेट जीरो बाय 2070। तो COP के 5 पंचामृत कौन से हो गए? इंडिया के 5 पंचामृत कौन से हो गए? रिन्यूएबल नॉन फॉसिल एनर्जी कितनी है? 500 गीगावाट आनी चाहिए 2030 तक। 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल से हो हमारी, एंड जो 1 बिलियन टन का एक कार्बन सिंक बनाएंगे हम। कार्बन इंटेंसिटी या इकोनॉमी की 45% रिड्यूस करेंगे एंड अचीव दी नेट जीरो बाय 2070। नेक्स्ट इज मिशन लाइफ। तो ये मोदी जी ने लॉन्च किया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इट प्रमोट द प्रो प्लेनेट अप्रोच को ये प्रमोट करता है दैट मोबिलाइजेस द सिटीजन टू यूज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस सच एज LED बल्ब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड क्लॉथ। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे में क्या है? लाइफ जीनी है, ये इसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है ये टू अचीव द रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन। तो मीथेन है ना, तो मीथेन को रिड्यूस करना है एंड यूज ऑफ द मीथेन एज ए वैल्यूएबल एनर्जी किस तरह यूज करें। इट वाज लॉन्च्ड इन 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। आप मेरे को बताओगे कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इट वाज ज्वाइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग दिस COP 21। फ्रांस पेरिस में हुई थी, उसमें हमने लॉन्च किया था इसको। हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम में है। ये स्टार सी प्रोग्राम भी चला रही है। स्टार सी प्रोग्राम किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। Countries that do not fall within the tropics can join. तो any country can join this alliance and can benefit. पर जो वोटिंग राइट्स है वो उन्हीं कंट्री को मिलेगा जो कि ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं। ठीक है, द कंट्रीज फॉल इन दी ट्रॉपिक्स दे विल हैव वोटिंग राइट्स एंड अदरवाइज एनी कंट्री कैन ज्वाइन इट। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट इज फर्स्ट मूवर कोलिएशन। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड US गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया इसका मेंबर है। It aims to decarbonize the sector of aluminium
एविएशन, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग, सीमेंट एंड केमिकल, इन सेक्टर को क्या है डिकार्बोनाइज करना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर, ये 4-5 साल 3-4 साल हो गए इसको न्यूज में रहे हुए। तो फिफ्ट फॉर 55 पैकेज, तो ये ईयू के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो ईयू वांट टू 55% इमिशन रिडक्शन टारगेट फ्रॉम द 1990 लेवल, 1990 के लेवल से वो 50%, 55% क्या है 55% जो है वो रिड्यूस करने हैं इमिशन बाय द ईयू ने टारगेट रखा है बाय 2030 तक, ठीक है। तो ये ईयू का है फिट फॉर 55 पैकेज। नेक्स्ट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इट इज प्रपोज्ड कार्बन tariff imposed on the goods imported to European Union from the countries with the less strict climate policies। तो ऐसे कंट्रीज से जो सामान मंगाया जाएगा ईयू के अंदर, ऐसे कंट्रीज से सामान मंगाया जाएगा जहां पे क्या है इन्वायरमेंटल रिलेटेड अच्छी पॉलिसीज नहीं है, तो उन पे क्या है एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इट एम टू इंक्रीज द क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द नॉन ईयू कंट्रीज एंड इट इज अडेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ ईयूज फिट फॉर 55 पैकेज है, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट इज ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। तो ईयू ने लॉन्च किया है इसको, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान किसका है ईयू का है। टू क्रिएट द सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर स्केलिंग अप द ईयूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू अचीव द नेट जीरो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मीट द यूरोप एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट। तो इसके क्या है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है जो नेट जीरो टेक्नोलॉजी बनाए, जो ईयू को क्या है नेट जीरो टारगेट अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेटअप। तो इट इज ए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म दैट एम टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम टू द क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। तो फॉसिल से क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का ये ट्रांजिशन को फैसिलिटेट कराएगा, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग दिस COP26 इन ग्लासगो, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था COP26 के दौरान। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैंप। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैंप है ये लॉन्च की गई है चाइना के द्वारा। दे आर द परमिट फॉर द कंपनीज टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2। तो ये चाइना ने अपनी कंपनीज को क्या है एक सर्टेन काइंड ऑफ परमिट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैंप। तो उतना क्या है ये लोग क्या है उतना एमिट कर सकते हैं इमिशन। तो इट इज इनिशिएटिव ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस। तो ये आ चुका है मेरे हिसाब से आ चुका है, ये इंडिया और यूएसए के है। इंडिया और यूएसए ने लॉन्च किया था 2009 में टू एक्सेलरेट द क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा। नेक्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे हम, 3-4 फंड के बारे में बात करेंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आप मेरे को बताओगे कौन सी COP के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग दी 1992 अर्थ समिट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, दैट इज रियो अर्थ समिट के दौरान। तो वर्ल्ड बैंक है इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। तो इट सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 कन्वेंशन। तो कौन कौन से ये कन्वेंशन याद होने चाहिए किस किस के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का काम करती है। तो ये पहला है UNFCCC है, दूसरा CBD है, तीसरा UNCCD है, चौथा है स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एंड पांचवा है मिनिमाता मर्करी। तो इन 5 कन्वेंशंस को आपको पता होना चाहिए। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको सपोर्ट करती है, किसको UNFCCC, CBD, UNCCD, स्टॉकहोम एंड मिनिमाता, ठीक है। नींद में भी पूछे तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ये 2001 में बनाया गया था। इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द UNFCCC के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ये फंड देगा ये। नेक्स्ट अडेप्टेशन फंड। अडेप्टेशन फंड वाज एस्टेब्लिश इन 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था टू फाइनेंस द अडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड अडेप्टेशन को ये अडेप्टेशन के लिए क्या है फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग और जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। तो दे टैकल द क्लाइमेट चेंज बाय डायरेक्टली रिमूविंग द CO2 और लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ। तो यार इसमें क्या होता है
क्लाइमेट इंजीनियरिंग में या फिर जियो इंजीनियरिंग में, जो CO2 को रिमूव करते हैं डायरेक्टली, या फिर हम क्या है अर्थ पे जितना सनलाइट आ रहा है तो उसको क्या है उतना नहीं पहुंचने देंगे। जो कम सनलाइट आएगी तो कम क्या है एब्जॉर्ब होगी, कम फिर रीएमिट होगी। तो टेक्निक्स क्या है, पहली है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो इसमें क्या है कार्बन को कैप्चर कर लिया जाएगा, कैप्चर ऑफ दी CO2 इमिशन फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देन इट इज फिर हम इसको क्या है कैप्चर करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर इसको स्टोर कर देंगे इन द डीप अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस लाइक केव्स वगैरह में, इसको हम क्या है स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोर। तो इंडस्ट्री से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो उसको हम क्या है पहले कैप्चर करेंगे, फिर उसको क्या है हम इसको यूज कर लेंगे, तब ये क्या कहलाएगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहलाएगी। कैप्चर्ड कार्बन इज रीयूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इसको हम रीयूज कर ले हैं। जब हम इसको क्या है रीयूज करने के बजाय इसको नीचे जमीन में दफना देंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, तब हम इसको बोलेंगे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। नेक्स्ट इज बायोचार। तो बायोचार पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इट इज ए कार्बन रिच मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑर्गेनिक बायोमास अंडर द कंप्लीट एब्सेंस। तो ये क्या है कंप्लीट ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको बर्न किया जाता है, और कैन बी इन पार्शियल एब्सेंस। तो कंप्लीट एब्सेंस में करोगे तब इसको पायरोलिसिस करेंगे, एंड पार्शियल एब्सेंस में करोगे तो गैसिफिकेशन ऑफ O2 एट हाई टेम्परेचर। इट इज ए स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन दैट कैन नॉट इजिली स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होता है और एटमॉस्फेयर में स्केप नहीं कर सकता। तो इट इज ए कार्बन रिच मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग दी ऑर्गेनिक बायोमास को बर्न करने के बाद ये प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट एब्सेंस में ड्यूरिंग द पायरोलिसिस एंड पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज गैसिफिकेशन में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट को रिफ्लेक्शन के लिए मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है एरोसोल डाल दोगे तो वो एरोसोल क्या है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, एल्बेडो की तरह है, तो एल्बेडो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है SO2 यूज की जाती है। दूसरा है सीरियस क्लाउड मैनिपुलेशन। थर्ड इज स्पेस बेस्ड मिरर लगा दो ताकि वो लाइट आ ही नहीं पाए। तो ये क्या है सनलाइट रिफ्लेक्शन मेथड है। नेक्स्ट इज IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट। तो IPCC ने क्या है 6 असेसमेंट रिपोर्ट दी थी, फिर उसके बाद में सिंथेसिस रिपोर्ट भी आई थी। पार्ट 1 क्या था, साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट चेंज, average surface temperature of the earth will cross 1.5 degrees centigrade over the industrial level by 2040 and 2 degrees centigrade by the mid of the century without the sharp reduction in emission। दूसरा है ये बोलता है कि इसमें क्या है by the end of this century 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। पार्ट सेकंड इज लाइकली इंपैक्ट वुलनेबिलिटी एंड एडेप्शन के बारे में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है रिपोर्ट के अंदर। एंड पार्ट 3 एक्शन दैट कैन बी टेकन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। तो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस हैज राइजन इन द लास्ट डिकेड में क्या है ये ह्यूमन के द्वारा जो इमिट होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज हुई हैं। सेक्टोरल सेल देखें हम ग्रीन हाउस गैस का, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा क्या है एनर्जी सेक्टर इमिट करता है ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर है, दूसरे पे इंडस्ट्री है, तीसरे पे एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर इंडिया में 18% के करीब ये अकाउंट करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023। तो इट वाज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है, इट इज ए फ्रोजन एरियाज ऑफ द अर्थ लाइक पोलर एरिया जहां पे आइस जमी हुई है उसको क्या बोलते हैं क्रायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग क्या है, इन द लास्ट डिकेड हैज विटनेस्ड द 7 वर्स्ट ईयर्स ऑफ द आइस लॉस। तो लास्ट 10 सालों में क्या है 7 साल ऐसे थे जहां पे वर्स्ट आइस लॉस हुआ था। हिमालयाज टू लूज 50% ऑफ द आइस इफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिपोर्ट कहती है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या है हिमालयाज 50% आइस खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड इट वाज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा रिलीज की गई थी। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। इट वाज रिलीज्ड बाय WMO के द्वारा रिलीज की गई थी जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। फाइंडिंग क्या थी, ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2022 वाज 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड अबव देन दी 1850 से 1900 का जो एवरेज है उसका ये क्या है 2022 के अंदर ग्लोबल मीन टेम्परेचर था अर्थ का वो कितना था 1.15 डिग्री 1.15।
डिग्री ज्यादा था एज कंपेयर टू 1850 से लेके 1950 का लेवल था उससे। ईयर 2015 टू 2022 वर 8 वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। कंसंट्रेशन ऑफ द थ्री मेन ग्रीन हाउस गैसेज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड हैज रीच्ड द रिकॉर्ड हाइट इन द 2021। Overall, 58% of the ocean surface experienced at least one marine heat wave. 58% ओशन सरफेस में कम से कम एक मरीन हीट वेव आई है ड्यूरिंग 2022 एंड द रेट ऑफ द ग्लोबल मीन सी लेवल हैज डबल्ड। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये भी क्या है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन इन 2022 reached 150% ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन थी 2022 में, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 150% क्या है, इंक्रीज हो गई है। मीथेन की क्या है, 264% इंक्रीज हो गई है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड की, नाइट्रोजन ये क्या है, नाइट्रस डाइऑक्साइड की ये कितनी हो गई है, 124% इंक्रीज हुई है। तो सबसे ज्यादा मीथेन की इंक्रीज हुई है 250% से ज्यादा। फिर 150% के करीब है CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, एंड नाइट्रस ऑक्साइड की 125 के करीब। ठीक है। नेक्स्ट इज इमिशन गैप रिपोर्ट 2023। तो ये रिलीज की गई थी UNEP के द्वारा। टॉप 4 इमीटर कौन है, CO2 इमीटर कौन से हैं, टॉप 4 इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 UNEP के अनुसार नंबर 1 पे हो गया है चाइना, दूसरे पे USA है, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे EU है। ठीक है, EU के 27 कंट्रीज। तो याद रखना है कि कंट्री वाइज में कौन है, चाइना है, दूसरे पे EU है, इंडिया है। सेक्टर वाइज हमने देखा एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर है, दूसरे पे इंडस्ट्री है, और तीसरे पे क्या है, एग्रीकल्चर है सेक्टर वाइज। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन increased by 1.2% from 2021 to 2022 with the fossil fuel combustion and industrial process being main contribution। तो fossil fuel combustion और industrial process हैं, they are the main contributor। तो global temperature rise of 3 डिग्री सेंटीग्रेड if the current policy continue करते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर राइज होगा। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट भी UNEP निकालता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी UNEP निकालता है। इसकी फाइंडिंग क्या है, अडेप्टेशन फाइनेंस नीड 10 to 18 टाइम्स हायर देन द करंट पब्लिक फ्लो। तो क्या है, जो अडेप्टेशन करने के लिए हमें कितना फाइनेंस की जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो 10 से 18 गुना जो आज के लेवल पे हम स्पेंड कर रहे हैं उसका उतना जरूरत पड़ेगी। अडेप्टेशन फाइनेंस गैप है, यानी कि हम जितना खर्च कर रहे हैं और जितना नीड है खर्च करने की अडेप्टेशन के लिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उसको कम्बैक्ट कर सके, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या है, वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ एट 194 ये दिया हुआ है, इतना से लेके 194 से लेके 366 बिलियन डॉलर का ये एनुअली इंक्रीज हो रहा है गैप इनके बीच में। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी की है, UNEP की है। ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, तीनों UNEP पब्लिश करता है। इट मेजर द गैप, ये जो प्रोडक्शन गैप है ये क्या मेजर करती है, इट मेजर द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द प्रोडक्शन कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन होना चाहिए फॉसिल फ्यूल का, और गवर्नमेंट्स कितना है वो फॉसिल फ्यूल कर रही है, तो उनके बीच में कितना गैप है वो बताता है ये। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये रिलीज किया गया था जर्मन वाच के द्वारा। इसमें फर्स्ट 3 रैंक है वो एम्प्टी रहती है, ऐसा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि इतना अच्छा कर रहा हो। 4th नंबर पे चौथी रैंक आई थी वो डेनमार्क की थी। इंडिया की रैंक है वो काफी इंप्रूव हुई है, 7वें नंबर पे हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 7वें नंबर पे हैं। ठीक है, 7th है, याद रखनी है। 2024 का है ये इंडेक्स है, 2024 का। 2023 में इंडिया की रैंक थी 8th, अभी कितनी है, 7वीं रैंक है। तो वर्स्ट सबसे जो खराब है वो कंट्री था वो 67th नंबर पे था, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर ये परफॉर्मेंस है उसको 4 कैटेगरी में असेस किया जाता है। ये भी याद रखो कि कौन कौन से कैटेगरी में असेस की जाती है परफॉर्मेंस को। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। तो इन 4 सेक्टर में इसको असेस किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, उस देश की कितनी अच्छी पॉलिसी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा। नेक्स्ट अब हम पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एयर पॉल्यूटेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, ओजोन, PM10, PM2.5 और अमोनिया। अदर एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूड लेड, आर्सेनिक, निकल, एक्रोलेन। एक्रोलेन भी क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है। एस्बेस्टोस एंड बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, तंबाकू में पाया जाता है।
नेक्स्ट इज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये रिलीज किया गया था सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। इसको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 8 पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें अंदर कौन कौन सी है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसेज इंक्लूड हैं। तो इसमें 8 ये याद होनी चाहिए आपको, SO2, NO2, CO, ओजोन, PM10, PM2.5, NH3 एंड लेड। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें, ठीक है। ये 8 के 8 आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एंड इसके अंदर 6 ये इनके स्कोर के आधार पे, इस इंडेक्स में जो स्कोर आता है उसके आधार पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे कैटेगरीज को, जो एयर की क्वालिटी है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। गुड कैटेगरी, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। नेक्स्ट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नाक्स। दे वर रिलीज्ड बाय सीपीसीबी के द्वारा रिलीज किए गए थे। एंड इसमें क्या है, 12 पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन मेजर की जाती है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 हैं, इसमें कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो इसमें 8 + 4 और ऐड हो गए। तो इसमें SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, PM10, PM2.5, NH3, लेड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कौन कौन से 4 ऐड हो गए अलग, ठीक है। तो ये आपको 12 के 12 ये भी याद होने चाहिए, प्लस वो 8 याद होने चाहिए। तो 8 में +4 और कौन से ऐड हुए हैं वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सफर। तो सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो इट इज ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। नेक्स्ट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान और ग्रेप। इट इज द फ्रेमवर्क डिजाइन टू कॉम्बैट द एयर पॉल्यूशन इन द दिल्ली एनसीआर रीजन में। एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए ये है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, CAQM, एनफोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके लेवल के आधार पे इसको एनफोर्स किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेजेस बताई हुई है एंड उस आधार पे क्या है, एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में होगी तो क्या होगा, जब पुअर कैटेगरी में होगी तब AQI की वैल्यू कितनी होगी, 201 से 300 के बीच में होगी। तब क्या है, कुछ एक्शन लेने होंगे, होटल रेस्टोरेंट है टू यूज ओनली दी इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन फूड वो यूज करेंगे। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स है वेरी पुअर कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 300 से 1 से लेके 400 के बीच में आ जाएगी, तब ये रेगुलेटेड ऑपरेशन ऑफ DG सेट्स, तो जो डीजल जनरेटर सेट है उनका रेगुलेटेड ऑपरेशन होगा। फिर थर्ड है सीवियर कैटेगरी में क्या है, 401 से 500, 401 से 450 के बीच में चला जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स, तब स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ऑन फ्लाइंग ऑफ वेजल थर्ड पेट्रोल एंड वेजल BS4 व्हीकल्स। डिसकंटिन्यू दी फिजिकल क्लासेज है स्कूल में डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। और सीवियर कैटेगरी कब होती है, जब 450 से प्लस चली जाए। तो इसमें क्या है, इट डू नॉट परमिट द LCVs रजिस्टर्ड व्हीकल आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। ये सारी इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेप लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो इट इंक्लूड दिल्ली एज वेल एज NCR, दोनों इंक्लूड करता है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट हैज रिप्लेस्ड द एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बनी हुई थी, उसको उसने रिप्लेस कर दिया है। एंड फार्मर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेनल प्रोविजन। तो ये पेनल्टी भी लगा सकती है यदि कोई वायलेट करता है एयर पोल्यूशन लॉज को, तब ये लगा सकती है। एंड अपील अगेंस्ट दी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डर है वो कहां पे लाई करेगी, NGT के पास लाई करती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट इज CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ट्राइब्यूनल। तो इट इज एस्टेब्लिश अंडर दी वाटर एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, एयर एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। याद रखना है कि ये CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो वाटर एक्ट 1974 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इट फंक्शन इज टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द वाटर एज वेल एज एयर पोल्यूशन। तो ये दोनों का काम देखता है, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2019 में इसको लॉन्च किया गया था टू कट द PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन बाय 20 to 30% बाय 2024, ठीक है। ऑन 2017 को बेस ईयर मान के क्या है, 20 से 30% क्या है, PM10 और PM2.5 की कंसंट्रेशन को कम करना था बाय 2024 तक। इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है,
इट इज इंप्लीमेंटेड बाय सीपीसीबी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी मेंस में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राणा पोर्टल। तो प्राणा पोर्टल की फुल फॉर्म दी हुई है प्राणा की, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ये नॉन अटेनमेंट सिटीज में एयर पोल्यूशन को रेगुलेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज है, यानी कि जिनने एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो कितना वैल्यू होनी चाहिए उसको टारगेट मीट नहीं किए थे। तो फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन दी 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज एंड डिसिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी टू द पब्लिक। तो इसमें क्या है, ये पब्लिक को अवेयर करने का भी काम करेगी। नेक्स्ट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है अंडर दी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसको कंडक्ट करती है। इट रैंक द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज अप्रूव्ड अंडर द सिटी एक्शन प्लान एंड द एयर क्वालिटी इन 131 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो हर एक सिटी को अपना सिटी एक्शन प्लान बनाना पड़ता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फिर इंदौर की रैंक नंबर 1 आई है इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरीज में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने इसको टॉप करता है, लगभग हर साल ही टॉप करता है ये। देन मिलियन प्लस पॉपुलेशन में इंदौर रैंक 1 है। मिलियन प्लस पॉपुलेशन में अमरावती सेकंड नंबर पे है, और लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे कौन है, परवानो। तो लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन है उसमें परवानो है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज पीएम इमिशंस फ्रॉम दी बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू। तो इसमें बताया हुआ है कितना कितना है, पार्टिकुलेट मीटर इमिशन है, पार्टिकुलेट मीटर इमिशन फ्रॉम दी बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू से कितना वो ग्राम पर ग्राम बर्न करने पे कितना वो पर केजी, यानी कि पर केजी ये जो हम बर्न करेंगे तो उसमें कितना ग्राम क्या है, कितना ग्राम वो पार्टिकुलेट मीटर का इमिशन होगा। तो शुगर केन से 12, मेल से 11, कॉटन से 10, राइस से 9, व्हीट से 8। तो सबसे ज्यादा किससे है, शुगर केन से पार्टिकुलेट मीटर का इमिशन होता है, फिर मेज, फिर कॉटन, फिर राइस, फिर व्हीट। 43% ऑफ ऑल द क्रॉप रेजिड्यू बर्न्ड इन इंडिया इज ड्यू टू द राइस क्रॉप। तो 43% जो क्रॉप रेजिड्यू बर्न किया जाता है वो राइस की क्रॉप के कारण होता है। राइस का क्या है, हाईएस्ट एरिया भी है अंडर प्रोडक्शन, एरिया अंडर क्रॉप प्रोडक्शन इज सबसे ज्यादा राइस का है हमारा। नेक्स्ट इज पुसा बायोडिकम्पोजर। इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था दिल्ली में। एंड टू डीकम्पोज दी स्टबल, तो ये स्टबल को डीकम्पोज कर देता है, ठीक है, इसको छिड़कने पर एक गोल वगैरह होता है एक। नेक्स्ट इज टोरिफिकेशन। तो टोरिफिकेशन इज ए स्वेडिश टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द राइस स्टेबल इनटू द बायोकोल में कन्वर्ट कर देगा, टोर्स बना देगा उसको। स्वेडिश टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द राइस स्टेबल इनटू बायोकोल। नेक्स्ट इज कोल इन इंडिया। तो इंडिया में कोल का बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं, 4 टाइप हैं, आप सभी जानते हो। गोंडवाना कोल है, 99% ऑफ द इंडियाज कोल प्रोडक्शन इज गोंडवाना। इंडियन कोल में क्या है, हाईएस्ट, इंडियन कोल में ज्यादा एस कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है। तो टर्सरी कोल है, इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो टर्सरी कोल में क्या है, एस कंटेंट कम होता है, हाई सल्फर कंटेंट होता है। तो टर्सरी कोल में क्या है, एस कंटेंट कम होता है और हाई सल्फर कंटेंट होता है, जबकि गोंडवाना कोल में हाई एस कंटेंट होता है और लो सल्फर होता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में क्या है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। प्री कंबशन स्टेज पे हम क्या है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्री कोल, ताकि उससे इमिशन कम हो इन पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। तो प्री कंबशन लेवल पे क्या है, कोल की वॉशिंग की जाती है, कोल की ब्लेंडिंग की जाती है ताकि कोल से इमिशन कम हो। सेकंड इज कंबशन लेवल पे क्या है, जब हम उसको जला रहे होते हैं तो कंबशन कर रहे होते हैं तब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पहला है लो एनओएक्स बर्नर है, अवर फायर एयर इन द बॉयलर फॉर नॉक्स रिडक्शन। तो नॉक्स रिडक्शन करने के क्या क्या यूज किए जाते हैं, लो नॉक्स बर्नर एंड अवर फायर एयर। देन लाइमस्टोन इंजेक्शन इनटू द फर्नेस फॉर SOx रिविजन। तो सल्फर ऑक्साइड के रिविजन को कम करने के लिए लाइमस्टोन इंजेक्शन किया जाता है। थर्ड इज सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो CBFC बॉयलर और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर है। इसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, नॉक्स एंड सॉक्स दोनों ही कम करना है बाय इंजेक्टिंग एयर एंड लाइम एट द सेम टाइम। तो ये इन दोनों को कंबाइन करके इसको बनाया जाता है। इसमें क्या है, एयर एज वेल एज लाइम ऐड किया जाता है कोल के साथ,
ताकि वो नॉक्स एज वेल एज सॉक्स दोनों कम हो। एंड लाइमस्टोन इंजेक्शन करोगे तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो उसके रिडक्शन कम होगा। एंड बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज पोस्ट कंबशन, यानी कि पोस्ट कंबशन के बाद में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक है, ये पोस्ट कंबशन के बाद में इसको यूज किया जाता है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टू रिमूव दिस SO2 फ्रॉम दी एग्जॉस्ट फ्लू गैस, यानी कि कोल जलने के बाद में क्या बहुत सारी गैसेस निकलेगी ना, तो उसमें से क्या है SO2 को रिमूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन to remove the SO2 from the exhaust flue gases of thermal power plant. Next is selective catalytical reduction to remove the NOx को reduce करती है ये selective catalytical reduction from the flue gases. It convert the NOx to nitrogen में convert कर देती है in the presence of a catalyst. तो इसमें एक catalyst का यूज किया जाता है selective catalytic reduction, जिसके कारण क्या है NOx है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट रिमूव द फाइन पार्टिकल्स लाइक स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम द गैसेस, से ये रिमूव कर देगा फाइन पार्टिकल्स को। नेक्स्ट इज फ्लाई एश, तो फ्लाई एश क्या होती है, दीज आर द फाइन पाउडर लेफ्ट आफ्टर कंबशन ऑफ द कोल, इट कंटेन द सेवरल टॉक्सिक हैवी मेटल लाइक लेड, निकल, जिंक, मैंगनीज। एप्लीकेशन क्या क्या है फ्लाई एश के, एग्रीकल्चर में इट कैन बी यूज टू इंप्रूव दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मेकिंग सीमेंट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सीमेंट में तो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ब्रिक्स मेकिंग, एडजॉर्बेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एडजॉर्बेंट में तो इसका यूज आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर में टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सीमेंट्स में, ब्रिक्स में, एडजॉर्बेंट इन दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें केमिकल ये हैवी मेटल कौन कौन से हैं, लेड, निकल, जिंक, मैग्नीज वगैरह देखने को मिल जाएगा। फ्लाई एश पॉलिसी भी आई है गवर्नमेंट की। रेडॉन क्या है, रेडॉन इज इमिटेड नेचुरली बाय सोइल, सोइल के द्वारा ये इमिट की जाती है, जनरली फाउंड इन बेसमेंट्स में ये मिलती है। नेक्स्ट इज ग्रीन क्रैकर, तो ग्रीन क्रैकर तीन तरह के हैं, स्वास, स्टार एंड सफल। तो इनमें क्या है, लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम और लेड नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल क्रैकर में ये होता है, एंड लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लेड नहीं होता है। ग्रीन क्रैकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 30% लेस इमिशन करते हैं देन द नॉर्मल क्रैकर। दे आर डेवलप्ड बाय CSIR नेरी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, हेडक्वार्टर इसका नागपुर में है, सॉरी, पेसो का हेडक्वार्टर कहां पे है, नागपुर में। इट इज नोडल एजेंसी टू लुक आफ्टर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सप्लोजिव एंड पेट्रोलियम सेक्टर इंक्लूडिंग फायर क्रैकर। तो ये सेफ्टी को एनफोर्स कराती है, सेफ्टी रूल्स को रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव, ताकि वो ब्लास्ट ना हो, ठीक है। एंड इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अंडर दी DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये बॉडी आती है, पेसो। नेक्स्ट इज क्लाउड सीडिंग, तो डेलिब्रेट एंड इसमें क्या है, डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं क्या, वेरियस सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई टू इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन। तो इसमें आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है थ्रू दी आर्टिफिशियल रेन, जिसको बोला जाता है क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिसके कारण क्या है, जो कि एक्ट करते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का, जिसके कारण बारिश हो। तो केमिकल यूज दिस कैन बी सिल्वर आयोडाइड यूज किया जा सकता है, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस, दैट इज ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है कौन कौन से एजेंट इसमें यूज किए जाते हैं इन क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस, ठीक है। तो क्लाउड शुड कंटेन सुपर कूल्ड वाटर होना चाहिए क्लाउड में, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर होना चाहिए क्लाउड का। नेक्स्ट इज ओजोन पोल्यूशन, तो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज गुड, हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज BOD, COD एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, कितनी ऑक्सीजन है पानी में, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 8 मिलीग्राम पर लीटर से ये ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर पानी का बढ़ेगा तब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD, इट इज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो चाहिए होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, कितनी उसको ये इसको चाहिए होती है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑक्सीजन नीडेड बाय द केमिकल्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बायोडिग्रेडेबल एज वेल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोजिशन के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि बीओडी में केवल और केवल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन का मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन इंक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। तो फूड चेन में क्या है, पॉल्यूटेंट इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। एंड बायो मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एज इट मूव्स फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। जैसे कि एक ट्रॉपिक लेवल में ऊपर में जब पॉल्यूटेंट जाता है, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, तो उसके ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या है, वो बायो मैग्निफिकेशन कराएगा। एनवायरमेंट से जब हम कुछ ले लेते हैं उसको, तो वो क्या है, स्पीशीज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट इज डिजीजेस बाय द पॉल्यूटेंट। तो मरकरी के कारण क्या है, मिनीमाता डिजीज हो जाती है और इटाटाई डिजीज हो जाती है। तो इट इज प्लेस इन जापान। तो मरकरी के कारण मिनीमाता मरकरी के कारण मिनीमाता डिजीज होती है, और कैडमियम के कारण क्या है, कैडमियम के कारण इटाटाई डिजीज होती है, कैडमियम के कारण। तो मरकरी से मिनीमाता एंड कैडमियम से इटाटाई डिजीज। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और मिथेनोग्लोबिनेमिया फ्लोराइड, और फ्लोराइड से क्या हो जाता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाएगा, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाएगा, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर ये मिथाइलोग्लोबिनेमिया यानी हेमोग्लोबिन में ये कंबाइन हो जाती है। नेक्स्ट इज आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक पार्टिकल जिनका साइज 5 mm से कम हो, 5 माइक्रोमीटर से कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। और ऐसे प्लास्टिक पार्टिकल जिनका साइज है वो 100 mm से कम हो, उसको हम बोलेंगे नैनोप्लास्टिक, ठीक है। जिनका साइज 100 mm से भी कम हो, उसको नैनोप्लास्टिक कहते हैं। एंड ऐसे पार्टिकल जिनका साइज है वो 5 mm से ज्यादा हो, 5 mm से ज्यादा हो, ठीक है, 5 mm से कम हो, कम हो, ठीक है। दे आर फाउंड इन कॉस्मेटिक, सिंथेटिक क्लॉथिंग, प्लास्टिक बैग, टूथपेस्ट बॉटल, ये सब ये इनमें मिलते हैं, प्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक। नेक्स्ट इज प्लास्टिक क्रस्ट। तो प्लास्टिक क्रस्ट इज द थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक दैट ग्रो ऑन द रॉक एट द सोर कंपोज्ड ऑफ पॉलीथीन। तो इट इज कोटिंग ऑफ प्लास्टिक दैट ग्रो ऑन द रॉक्स। तो ये रॉक पे क्या है, प्लास्टिक की एक परत सी जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रॉक सी बन जाती है प्लास्टिक, उसको प्लास्टिक क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेड जोन। तो डेड जोन आर हाइपोक्सिक एरियाज इन द वर्ल्ड ओशन एंड लेक्स। तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हाइपोक्सिक ऐसे रीजन जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया अकर व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ 2 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 1 लीटर में 2 ml से कम हो जाए, तब क्या है, उसको हाइपोक्सिक कंडीशन बोलेंगे, और डेड जोन में हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच। तो ये क्या है, यहां पे कचरा जमा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इट इज ए गायरे इन द सारोगासो सी वीड। यहां पे क्या है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो कैरिबियन आइलैंड के पास में क्या है, ये यूएस है, यूएस के पास में कैरिबियन आइलैंड पे यहां पे क्या है, एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच है। नेक्स्ट इज ग्लोलीटर पार्टनरशिप। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय, दिस पार्टनरशिप है इज इंप्लीमेंटेड बाय IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इट एम टू टेकल दी मरीन प्लास्टिक लीटर को, इसको रिमूव करना है, टेकल करना है, ठीक है। तो ग्लो लीटर पार्टनरशिप किस किसकी है, IMO एंड FAO की है, एंड इसका एम क्या है, मरीन प्लास्टिक को टेकल करना है। नेक्स्ट देखते हैं मार्पल कन्वेंशन 1973। तो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट बाय द शिप्स। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। तो इट इज अंडर द IMO का कन्वेंशन है, जो कि शिप से पॉल्यूशन को रोकता है। लंदन कन्वेंशन 1972, इट प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑल द सोर्सेस ऑफ मरीन पॉल्यूशन एंड टू
take all the practicable step to prevent the pollution of seas by dumping of waste and other matter। तो ये सीज में डंपिंग होती है वेस्ट की, उसको प्रोहिबिट करता है डंपिंग, लंदन कन्वेंशन 1972 मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज होनोलुलु स्ट्रेटजी, ये किससे रिलेटेड है? ये मरीन डेब्रिस से रिलेटेड है, इसका जो इंपैक्ट है उसको कम करना है। तो होनोलुलु स्ट्रेटजी इज टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ मरीन डेब्रिस वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इट यूजेस दी फाल्कन मार्क इंडेक्स, तो ये फाल्कन मार्क इंडेक्स ये यूज करता है, फाल्कन मार्क इंडेक्स टू मेजर दी वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी को ये मेजर करता है, ठीक है। एंड इट इज डेवलप बाय नीति आयोग, ये स्टेट्स की रैंकिंग देता है उस हिसाब से। डबलिन प्रिंसिपल, तो डबलिन इटली में एक जगह है डबलिन, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, तो डबलिन प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विद वाटर मैनेजमेंट, इसमें 4 प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर के हम सबसे बड़े यूजर हैं आफ्टर यूएसए एंड चाइना। पहले पे इंडिया है, दूसरे पे यूएसए है, ठीक है, तीसरे पे चाइना है। तो एक्सीड करते हैं हमारा जो इन दोनों के कंबाइंड से, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग यूएस एंड चाइना कंबाइंड। तो यानी कि चाइना और यूएसए जितना कंबाइन करते हैं उससे ज्यादा हम क्या है ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो इंडिया यूज मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर को हम अकेले एक्सट्रैक्ट करते हैं। 90% हम ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन में यूज करते हैं हमारा, एंड 10% है वो ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इट इज अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। इट्स एम टू रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, तो ये क्या है ग्राउंड वाटर का काम देखेगी, उसको एम करना है, ठीक है। याद रखना है कौन से एक्ट के अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, वाटर एक्ट के अंदर नहीं है, ये इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? उसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का नई दिल्ली में है, ग्राउंड वाटर बोर्ड का फरीदाबाद में है, ठीक है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक organization to provide the scientific input for management, exploration, monitoring, assessment, augmentation and regulation of the groundwater resources। ये क्या है रिसर्च करती है, तो उसके द्वारा ताकि हम इसको बेटर मैनेज कर पाए वाटर रिसोर्सेज को। इट इज अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो जबकि सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी है वो क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन तीसरी बॉडी है वो इसी से रिलेटेड है, वो सेंट्रल वाटर कमीशन है। सेंट्रल वाटर कमीशन इज आल्सो नॉन स्टैट्यूटरी। तो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ग्राउंड वाटर बोर्ड इज नॉन स्टैट्यूटरी, एंड सेंट्रल वाटर कमीशन इज आल्सो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड इट इज ए अटैच्ड ऑफिस विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तीनों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही आते हैं, ठीक है। एंड जो अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज इंडिया WRIS। तो WRIS की फुल फॉर्म क्या है? वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट इज बेसिकली ए वेब पोर्टल कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज। इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो ये क्या है? ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है टू रीसर्कुलेट ऑल द वाटर विद द जीरो लिक्विड वेस्ट। तो ये जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या है ट्रीट करते हैं, फिर उसको रीसर्कुलेट करते हैं विद द जीरो लिक्विड वेस्ट। इसके कंपोनेंट क्या है? प्री ट्रीटमेंट, वाटर का प्री ट्रीटमेंट हो, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, देन इवेपोरेटर एंड क्रिस्टलाइजर, इसके कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज रिवर सिटी अलायंस। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई थी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था 2021 में। तो इसके अंदर क्या है? जो रिवर के लॉन्ग सिटीज आ रहे थे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है, नॉलेज है वो शेयर करेंगे ताकि हम रिवर को बेटर मैनेज कर पाए। तो इट इज अलायंस ओपन टू ऑल द रिवर सिटीज इन इंडिया एंड एनी रिवर सिटी कैन ज्वाइन इट। हम देख चुके हैं कि इसमें 130 सिटीज इसको ज्वाइन कर चुके हैं। प्लास्टिक अवरशूट डे। इट रेफर्स टू द डे when the amount of the plastic waste surpasses the capability of the waste management system to effectively manage। तो ये एक वह दिन जब जो हमारी जो वेस्ट जितना प्लास्टिक वेस्ट है
उसको हम कितना मैनेज कर पाए, उससे ज्यादा क्या है वो प्लास्टिक जनरेट हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक ओवरशूट बोलेंगे। तो इट रेफर टू डे व्हेन द अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ये ज्यादा हो जाए देन द कैपेसिटी टू मैनेज द वेस्ट। नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। तो ये अमेंडमेंट रूल है 2021 के। तो इट हैज बैन द सिंगल यूज प्लास्टिक को इसने बैन कर दिया था ऑफ लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। उसका जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उसको बैन किया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कंप्लीटली बैंड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से इसको बैन कर दिया गया था। कौन कौन से आइटम सिंगल यूज प्लास्टिक के? ईयरबड्स हैं विद प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीस्टाइरीन, देन प्लेस्ट, प्लेट है, ये प्लेट है, कप है, ग्लासेस है, कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, ट्रैपिंग, ये सबको बैन कर दिया गया था। और मिनिमम जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसकी थिकनेस कितनी होगी? 120 mm होगी, माइक्रोन। तो 120 माइक्रोन होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 से मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 122। पहले 75 थी, अभी 120 होनी चाहिए। 120 120 माइक्रोन कम से कम सिंगल जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसकी थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज Unplastic UN Plastic Collective. It is co-funded by the Unplastic Collective. It is co-funded by the CII, that is Confederation of Indian Industry, United National Environment Program and WWF इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। It seeks to minimize the externalities of plastic on the ecological and social health of our planet. तो जो प्लास्टिक का इंपैक्ट है उसको क्या है? इकोलॉजिकल इंपैक्ट है और सोशल इंपैक्ट है उसको कम करना है। द वर्ड अनप्लास्टिक स्पेसिफिकली रेफर टू दी मूविंग ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक इन ए सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिमूविंग द अननेसेसरी प्लास्टिक इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो हम उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें, ठीक है, रीडिजाइन करें, सर्कुलर इकोनॉमी में इसको प्लास्टिक का यूज करें। इनविजिबल ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज्ड and are not properly recycled within the appropriate waste stream are known as invisible e-waste. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दैट जो हमें क्या है, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वो कहीं छिप जाते हैं, दैट और प्रॉपरली रिसाइकल नहीं होते हैं प्रॉपर फॉर्मल चैनल में, उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल ई वेस्ट बोलते हैं। दैट इंक्लूड वेब्स है, एलईडी एसेसरी, यूएसबी केबल, पावर टूल हो सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी दी हुई है। पहला है इंसिनरेशन। इसके अंदर क्या है? डायरेक्टली वेस्ट को बर्निंग की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वेस्ट को बर्न किया जाता है, इंसिनरेशन। सेकंड इज पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस में क्या होता है? बर्निंग द वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस द सिन गैस। तो सिन गैस में क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पायरोलिसिस क्या है? सिन गैस बनाते हैं हम एट हाई टेम्परेचर में, इसकी बर्निंग की जाती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। पायरोलिसिस इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंसिनरेशन इज इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड सिन गैस का जो फार्मूला है वो CO + CO2 + H2 होते हैं, ठीक है। तीनों गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है सिन गैस। गैसिफिकेशन इज बर्निंग द वेस्ट इन द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द सिन गैस। तो गैसिफिकेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेंगे, परंतु क्या है? कंट्रोल करेंगे ऑक्सीजन को। पायरोलिसिस में एब्सेंस में है, इंसिनरेशन में प्रेजेंस में है, एंड बायोमिथेनेशन में क्या है? बायोमिथेनेशन में क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्ट करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह का यूज करते हुए उसको वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज बायोरेमिडिएशन। तो बायोरेमिडिएशन इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट दी वेस्ट इनटू दी लेस टॉक्सिक फॉर्म। तो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट to degrade the environmental pollutant into the less toxic form. It can be in situ हो सकता है और ex situ हो सकता है। तो in situ मतलब जहां पे वो वेस्ट लोकेटेड है वहीं पे कर दो। It involves bioventing, biosparging, bioaugmentation. Then ex situ क्या है? Land farming, biopiles, bioreactor, composting. इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फाइटोरेमेडिएशन क्या होता है? It involves use of plant to फॉर बायोरेमिडिएशन एंड माइक्रो रेमिडिएशन में क्या होता है? इसमें फंगस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। बेजल कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? बेजल कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट एंड देयर
डिस्पोजल, ठीक है। एंड रोटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। तो स्टॉकहोम इज रिलेटेड विद पीओपी से रिलेटेड है। बेजल कन्वेंशन इज रिलेटेड विद ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। एंड रोटरडैम इज रिलेटेड विद द हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है रोटरडैम, ठीक है। मिनीमाता इज रिलेटेड विद, मिनीमाता कन्वेंशन है वो मरकरी से रिलेटेड है। और वाशिंगटन कन्वेंशन है उसको क्या बोला जाता है, साइट्स को ही क्या है वाशिंगटन कन्वेंशन बोला जाता है। एंड सीएमएस को क्या बोला जाता है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इज आल्सो कॉल्ड एज बॉर्न कन्वेंशन। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू दी बायोसेफ्टी टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अलामोस इज रिलेटेड है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज related to biosafety to ensure the handling of living modified organism. Then Nagoya protocol is related with associates and benefit sharing. तो यूएनसीबीडी के अंदर आती है ये। नेक्स्ट है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी है। पानी पी लेता हूं मैं। पहला टॉपिक है वो टाइगर से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया में 3682 टाइगर है, जिसमें से 75% इंडिया में कितने हैं, 3682, लगभग 3682 टाइगर है इंडिया में। और वर्ल्ड का 75% ग्लोबल टाइगर है वो इंडिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड की 75% टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया, ठीक है। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा टाइगर है वो एमपी में है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है। तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा एमपी में है, दूसरा कर्नाटक में है, तीसरा उत्तराखंड में है टाइगर। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व में देखेंगे तो जिम कॉर्बेट है। स्टेट कौन से है, एमपी में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट के बाद बांदीपुर में है, फिर बांदीपुर के बाद नगरहोल में है, ठीक है। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। जिम कॉर्बेट कहां पे लोकेटेड है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड कुछ एक टाइगर रिजर्व थे कहां पे क्या है टाइगर पाए नहीं गए थे, जीरो टाइगर या फिर नो टाइगर वाज फाउंड। कहां पे, डंपा टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, मिजोरम में। कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। सतकोशिया इन उड़ीसा एंड सह्याद्री इन महाराष्ट्र। तो ये 5 कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो यहां पे क्या है, कोई टाइगर नहीं मिला था। डंपा, कामलांग, कवाल, सतकोशिया एंड सह्याद्री में टाइगर्स है वो 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज, इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड रशिया, ठीक है। तो इसमें हम मैप से देखें तो ये यहां से शुरू होके यहां से शुरू होते हुए रशिया की तरफ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एशियान। सीए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेटस है। एम स्ट्राइप्स, सी कैटरेट, TX2, ये क्या है, सब टाइगर से रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता होगी तो हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम डिस्कस कर सकते हैं। TX2 के अंदर क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। कैटरेट एंड ये दे क्या है, कैमरा एम स्ट्राइप के अंदर क्या है, इन पॉपुलेशन को, ये टाइगर की काउंटिंग का मेथड है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेटस, CATS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज लेपर्ड। तो लेपर्ड है वो वुल्नरेबल है, IUCN साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी। इंडिया में 13,874 13,874 लेपर्ड पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो एमपी के अंदर है लेपर्ड की, टाइगर की भी एमपी में है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है, तीसरे पे कर्नाटक में है। तो लेपर्ड की पॉपुलेशन याद रखनी है कि सबसे ज्यादा एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में है। स्नो लेपर्ड, तो लेपर्ड के बाद स्नो लेपर्ड हिली एरिया में मिलेगा ना, ठंडे वाले एरिया। तो ये वुल्नरेबल होता है, IUCN इज वुल्नरेबल। जबकि लेपर्ड भी क्या है, वुल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड भी क्या है, वुल्नरेबल है। IUCN स्टेटस याद रखो बड़ी बड़ी स्पीसीज का। साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है। फॉर फर्स्ट एवर सेंसस किया गया था स्नो लेपर्ड का इंडिया में। 718 स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में, 718। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा देखो तो लद्दाख में है 477, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, फिर अरुणाचल, फिर सिक्किम, फिर झारखंड। सबसे ज्यादा लद्दाख में, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल, ठीक है।
तो इट इज फाउंड इन 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज में स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, रसिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। नेक्स्ट इज चीता। तो चीता अफ्रीकन चीता है, वो क्या है, वुल्नरेबल है एशियन में। जबकि एशियाटिक चीता है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड एशियाटिक चीता है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में, ठीक है। सर्वाइविंग ओनली इन ईरान, एशियाटिक चीता है वो केवल ईरान में पाया जाता है। इंडिया में क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। इंडिया में नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से क्या है, हम चीता लाए हैं। और कहां पे छोड़ा है उनको, ये मेरे को बताओगे आप। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। साइट्स में क्या आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है लायन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है। इट इज सर्वाइविंग ओनली इन इंडिया, एशियाटिक लायन है वो इंडिया में ही मिलता है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया में क्या है, गिर रेंज और उसके आसपास वाले एरिया में मिलता है, गिर रेंज। और उसके अलावा पनिया, मिटियाला, गिरनार सेंचुरी है गुजरात में, वहां पे ये देखने को मिलता है। गिर नेशनल पार्क, उसके अलावा थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है वो पनिया, मिटियाला, गिरनार सेंचुरीज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एशियाटिक एलिफेंट, ये इंडिया का क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ठीक है। एंडेंजर्ड है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है। इसकी सब स्पीसीज देखें एशियाटिक एलिफेंट की कौन कौन सी है, इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, सुमात्रन एंड बोर्नियो, ऑल आर एंडेंजर्ड। तो सारे क्या है, एंडेंजर्ड है। इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां मिलते हैं, कर्नाटक में। लेपर्ड कहां मिलते हैं, एमपी में। टाइगर आप मेरे को बताओगे, ठीक है। माइक, इसके लिए एलिफेंट के लिए माइक प्रोग्राम चलाया गया था, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। देन E8 कंट्रीज हैं इसमें, फिर E50-50 भी चलाया गया था। नेक्स्ट इज इंडियन राइनो और ग्रेट वन ऑर्न्ड राइनो। तो एशियन राइनो है, उसकी 3 स्पीसीज है, इंडियन राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। एशियन राइनो की इंडियन, जावा एंड सुमात्रन। एंड अफ्रीकन राइनो है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उसकी 2 स्पीसीज है, ब्लैक एंड व्हाइट राइनो। इंडियन राइनो है वो वुल्नरेबल है, इंडियन राइनो इज वुल्नरेबल। और ग्रेट वन ऑर्न्ड राइनो, ये साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है। तो इंडियन राइनो है या फिर ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, वो सबसे बड़ा राइनो है। तो इट इज द लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज एंड इट इज एक्सीलेंट स्विमर होते हैं ये। दे आर फाउंड इन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड भूटान में देखने को मिलते हैं। असम में 71% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन पाई जाती है इसकी, राइनो की। ग्रेट वन हॉर्न राइनो की 71% पॉपुलेशन है वो असम में देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे ज्यादा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है, हार्बरिंग द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी है वो, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो इज इन पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, और जबकि नंबर के टर्म में वो काजीरंगा में है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है, यूपी में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड में ये मिलता है, इंडिया और पाकिस्तान में, कच्छ वाले रीजन में। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन मिल सकती है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इन ग्रेट इंडियन पॉपुलेशन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इज राजस्थान का स्टेट बर्ड है। एंड इसको यहां पे लोकली क्या बोला जाता है, गोडावन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल डेक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। तो ग्लोबल डेक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन को बचाने के लिए एक डेक्लेरेशन की गई थी। तो इट इज अडॉप्टेड बाय रिवर डॉल्फिन रेंज कंट्री थे, उनके द्वारा अडॉप्ट की गई थी। कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया। इंडिया इसका पार्ट है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन का इंडिया पार्ट है। नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। इसका काम क्या है, एम क्या है, टू हाल्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल द रिवर डॉल्फिन स्पीसीज इन बोथ एशिया एंड साउथ अमेरिका। तो इसमें क्या है, होल्ड करना है, रिवर्स करना है, जो रिवर डिग्रेडेशन हो रहा, जो रिवर डॉल्फिन स्पीसीज है उनका लॉस हो रहा है, उसको हाल करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है इन एशिया एज वेल एज साउथ अमेरिका। तो इसमें डॉल्फिन की स्पीसीज के बारे में हम देखें कौन कौन सी है। बोटो है, बोटो कहां मिलती है, बोटो इज फाउंड इन अमेजन रिवर में पाई जाती है, और ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, डॉल्फिन की फ्रेश वाटर स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। बेजी है वो क्या है, बेजी इज फाउंड इन यांगत्जे रिवर, ये भी क्या है, फ्रेश वाटर में मिलती है, एंडेंजर्ड है। बुलन है, बुलन ये कहां पे मिलती है, ब्यास रिवर में मिलती है और इंडस में मिलती है,
तो बुलन इज फाउंड इन ब्यास एंड इंडस, ये भी फ्रेश वाटर स्पीसीज है, ये भी एंडेंजर्ड है। सुसु है वो क्या है, वो गंगा में पाई जाती है, सुसु इज फाउंड इन गंगा एंड फ्रेश वाटर में मिलती है ये। देन नेक्स्ट इज टुक्सकी, तो टुक्सकी इज फाउंड इन अमेजन में पाई जाती है ये। एंड इरावदी है वो चिल्का में पाई जाती है, चिल्का लेक में, ये ब्रेकिश वाटर है, ब्रेकिश वाटर स्पीसीज है एंड ये एंडेंजर्ड है। तो हम इसको देखें तो ये इतनी सारी स्पीसीज है जिसमें से केवल एक, आप एक ही देखो कि इरावदी रिवर डॉल्फिन इज द ओनली स्पीसीज विच इज फाउंड इन द ब्रेकिश वाटर। ठीक है, इनमें से ब्रेकिश वाटर में मिलने वाली इरावदी है वो कि चिल्का में मिलती है। और सारी की सारी क्या है, डॉल्फिन क्या है, एंडेंजर्ड है, सारी एंडेंजर्ड है, याद रखो। एंड ब्रेकिश वाटर है एक्सेप्ट इरावदी को छोड़ के सारी क्या है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो ओनली ब्रेकिश वाटर इज इरावदी वाली है। ठीक है, टुक्सकू अमेजन, सुसु गंगा, भूलन ब्यास और इंडस में भूल गई, बेजी यांगटजे एंड बोटो इज अमेजन में। नेक्स्ट इज गंजेटिक डॉल्फिन, एंडेंजर्ड होगी। ठीक है, देन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना में पाई जाती है ये। इसके अलावा ये करनाली सांगपू रिवर सिस्टम में भी देखने को मिलती है। दीज आर, ये क्या होती है, फंक्शनली ब्लाइंड होती है एंड ये इकोलोकेशन का यूज करती है मूव करने के लिए। ये मैमल होती हैं, दीज आर द मैमल, सो दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। बीइंग ए मैमल दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, सो हर 30 से 120 सेकंड में इनको बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। एंड गंजेटिक डॉल्फिन में जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है मेल के कंपेयर में। नेक्स्ट इज वुल्चर, तो वुल्चर की 4 स्पीसीज होती हैं, लॉन्ग बेलिड वुल्चर, स्लेंडर बॉलिड, रेड हेडेड एंड व्हाइट बैक्ड। ठीक है, एंड इसको वुल्चर को थ्रेट क्या है, डाइक्लोफेनेक है, ड्रग डाइक्लोफेनेक से थ्रेट है, ये एनिमल्स वगैरह को दी जाती है। कोलिजन ऑफ, ये क्या है, तारों से कोलिजन हो जाता है पावर लाइन से, फिर ये जल के मर जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन। नेक्स्ट इज इंडियन पेंगुलिन, इंडियन पेंगुलिन इज एंडेंजर्ड होता है, इट इज फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये साउथ एशिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज घड़ियाल, घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलता है ये। ठीक है, इट इज फाउंड मेजरली इन चंबल रिवर में ही मिलता है। उसके अलावा ये गिरवा रिवर और रामगंगा रिवर में भी देखने को मिलता है। तो चंबल, गिरवा, रामगंगा रिवर में घड़ियाल देखने को मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फ्रेश वाटर में ये मिलता है। नेक्स्ट इज हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन इज एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडिया हैज ओनली वेस्टर्न हुलॉक गिबन की स्पीसीज है, वो ही इंडिया में मिलती है, वेस्टर्न हुलॉक गिबन। एंड हुलॉक गिबन इज द ओनली एप स्पीसीज दैट इज फाउंड इन इंडिया, ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज हुलॉक गिबन एंड इट इज क्रिटिकली, इट इज एंडेंजर्ड। ठीक है, इट इज एंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली। ड्यूगोंग क्या होती है, ड्यूगोंग इज आल्सो नोन एज सी काऊ बोलते हैं, ये वुल्नरेबल होती है। एंड दीज आर मरीन मैमल है, ये घास खाती हैं। ठीक है, हर्बीवोरस है, यानी कि ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल, तो ये सी ग्रास खाती हैं। दे कम टू द सरफेस टू ब्रीथ, ब्रीथ करने के लिए सी सरफेस पे आती है। ये वुल्नरेबल है, याद रखना है, वुल्नरेबल है। ठीक है, घोल और ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, ये न्यूज में था, घोल और ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। ठीक है, घोल तो आपको पता होगी, देन ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर इसका दूसरा नाम है। इट इज अ स्टेट फिश ऑफ, गुजरात की स्टेट फिश है। दे हैव एक्सेल स्लिम लेडर, दे आर हाईली प्राइस्ड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है इनकी। तो घोल और ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर इज ए स्टेट फिश ऑफ गुजरात। नेक्स्ट इज रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स इज आल्सो कॉल्ड एज पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस, पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस एंड इट इज एंडेंजर्ड है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में आता है, अपेंडिक्स 2 में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर शेड्यूल 4 में आता है। इज नॉन फ्रेग्रेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड, तो रेड सैंडर इज नॉन फ्रेग्रेंट वैरायटी सैंडलवुड की है। इट इज एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये। एंड इट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिनल पर्पज एंड एक्सट्रैक्ट, इससे एक रेड पिगमेंट एक्सटेंड किया जाता है जिसका नाम है सेंटेलिन। तो सेंटेलिन क्या है, एक रेड पिगमेंट है जो कि रेड सैंडर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज जेंटियाना कुरू, जेंटियाना कुरू, ये एक हिमालय रीजन में पाया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है। इट इज ए हिमालयन मेडिसिनल प्लांट दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो जेंटियाना कुरू इज हिमालयन मेडिसिनल प्लांट। इट इज बेसिकली ए पेरिनेनियल हर्ब है विद द फ्लावर्स
दैट आर डीप ब्लू कलर फ्लावर होते हैं इसके, एंड इट इज यूज फॉर लीवर का ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायबिटीज, अस्थमा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इट इज ए पेरिनियल हर्ब, हिमालय रीजन में पाई जाने वाली, जेंटिनिया कुरु। नेक्स्ट इज गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर क्या है? ये एंडेंजर्ड है। हैबिटाट देखो तो ये भारत और भूटान की जो ट्रांस बाउंड्री रीजन है वहां पे ये पाया जाता है गोल्डन लंगूर, एंडेंजर्ड। धोले इज एशियाटिक डॉग, धोले बोलते हैं एशियाटिक डॉग को। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी में ये देखने को मिलता है। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट इज फाउंड इन सुंदरबन रीजन में, सुंदरबन के मैंग्रोव्स में ये देखने को मिलती है। इसके अलावा ये चिल्का वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये मैंग्रोव वाले रीजन में ये देखने को मिल जाएगी। चिल्का एज वेल एज वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई स्पीसीज इन न्यूज। तो ये बटरफ्लाई की कुछ स्पीसीज दी हुई है जो कि न्यूज में थी। तो इसमें डस्टिड अपोलो, डस्टिड अपोलो इज ए बटरफ्लाई। उसके बाद में ये देखा उधर सिग्रेटिस मेगा मेलियानेसिस, तो सिग्रेटिस मेगा मेलिनियासिस ये भी क्या है? बटरफ्लाई की स्पीसीज है। नोबल हेलेन ये भी बटरफ्लाई है। कृष्णा पिकॉक ये भी क्या है? बटरफ्लाई है। इंडियन जेजेबिल, इंडियन जेजेबिल भी बटरफ्लाई है। ऑरेंज ऑक लीफ ये भी क्या है? बटरफ्लाई है। गोल्डन बर्डविग, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रेक, इलिजू प्रिंस, इलिजू प्रिंस क्या है? बटरफ्लाई है। देन तमिल योनम, तमिल योमैन, योमैन, ठीक है। ये सारी क्या है? बटरफ्लाई की स्पीसीज है। ये दे के आ सकता है कि ये दे दे, इलिजू प्रिंस दे दे, ठीक है, इंडियन जेजेबेल दे दे, और एक और दे दे नोबल हेलेन। तो ये पूछ ले कि ये चीजें क्या है, तो ये बटरफ्लाई की स्पीसीज है। केसरे हिंद क्या है? केसरे हिंद इज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट इज हिमालयन सेरो। हिमालयन सेरो इज वुल्नरेबल है। ये एक हर्बीवोरस मैमल है दैट इज फाउंड इन हिमालयाज। तो ये एक हर्बीवोरस मैमल है जो कि हिमालयाज में पाया जाता है, वुल्नरेबल है एट दी एल्टीट्यूड ऑफ 2000 से 4000 मीटर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ एक इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में, जिसमें से पहली है प्रोसिपस जुलिफेरा भी क्या है? एक इन्वेजिव स्पीसीज है। प्रोसिपस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे प्रोसिपस चिलियासिस, चिलिनेंसिस, चिलेंसिस, चिलेनेंसिस। ये क्या है? चिली में पाई जाती है। ये बेसिकली साउथ अमेरिका में ये पाई जाती है। प्रोसिपस जुलिफेरा उसी से क्या है? ये जीनस से बिलोंग करती है। दीज आर दी ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट है। प्रोसिपरस वाले ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं एंड दे बिलोंग टू दी साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। इट इज थ्रेट टू द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को ये थ्रेट है। तो याद रखना है कि इसको थ्रेट है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर में ये देखने को मिलती है। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है दैट इज नेटिव टू द साउथ अमेरिका, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसिपरस चिलियासिस। देन नेक्स्ट जो है वो है मॉस्किटो फिश। मॉस्किटो फिश है, ये नेटिव है कहाँ की? यूएसए की नेटिव है। एंड इनको क्या बोला जाता है? गेम्बूसा एफिनेसिस एंड गेम्बूशिया होलब्रुकी भी कहा जाता है इसको। गेम्बूसा एफिनेसिस एंड गेम्बूजिया होलब्रुकी भी कहा जाता है। ये जो मॉस्किटो लार्वा होता है उसको खाती है मॉस्किटो फिश। दे आर इंट्रोड्यूस्ड एज ए बायोलॉजिकल मॉस्किटो कंट्रोल। तो ये क्या है? इनको मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जिसको याद रखना है, यूएसए से नेटिव है ये। नेक्स्ट इज कोनोकार्पस ट्री। कोनोकार्पस ट्री इज आल्सो ए इन्वेजिव स्पीसीज है। इट इज ए स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव। ये एक इन्वेजिव मैंग्रोव स्पीसीज है जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है। तो कोनोकार्पस ट्री इज ए मैंग्रोव स्पीसीज जो कि इन्वेजिव है। नेक्स्ट है वो है प्राइम रोज विलो। प्राइम रोज विलो और लुडविगिया पेरुविनिया। तो इसमें क्या है? नाम में क्या आ रहा है? पेरू आ रहा है। तो लुडविगिया पेरुवियाना। तो पेरुवियाना यानी कि ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, पेरू वाले में, चिली के पास। इट इज थ्रेट टू एलिफेंट हैबिटेट। तो याद रखना है कि जो प्राइम रोज विलो या फिर लुडविगिया पेरुवियाना वो एलिफेंट के लिए थ्रेट है। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट, टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? टर्टल इज सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं टर्टल, और जमीन पे रहते हैं टॉर्टोइज। टर्टल हैं वो मेनली कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी, और टॉर्टोइज होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट इज मोनोट्रीम्स। तो मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? दीज आर दी एग लेइंग मैमल्स। ये एग देने वाले मैमल्स होते हैं। एग्जाम्पल इज प्लेटिपस एंड एक्नीडिया। तो मोनोट्रीम के दो एग्जाम्पल हैं, प्लेटिपस
प्लेटिपस एंड एक्नीडिया इसमें दिए हुए हैं, ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो प्लेटिपस एंड एक्नीडिया कहां कहां मिलते हैं? ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एग देते हैं ये मैमल्स। इंडियंस नेक्स्ट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये रिलीज की गई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। तो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.7% हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है? टोटल फॉरेस्ट कवर है। एंड 2.9% क्या है? हमारा टोटल ट्री कवर है। एब्सोल्यूट एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है वो माकोम में है। सबसे ज्यादा माकोम में स्टेट में 5 स्टेट है माकोम। तो माकोम एम स्टैंड फॉर एमपी, ए स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा एंड एम फॉर महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो एमपी में पाए जाते हैं। एमपी इज आल्सो कॉल्ड एज टाइगर स्टेट। दूसरे नंबर पे अरुणाचल में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा एंड पांचवें पे महाराष्ट्र। तो ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एरिया वाइज सबसे ज्यादा, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है किस स्टेट का? कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है? तो मिजोरम का 84% फॉरेस्ट है, वो 84% एरिया है वो फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज में हम देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज की टर्म में। दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है और पांचवें पे नागालैंड है। तो ये परसेंटेज वाइज भी पता होना चाहिए। परसेंटेज वाइज नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो अरुणाचल परसेंटेज वाइज भी है और एरिया वाइज भी क्या है? दूसरे नंबर पे है। और एरिया वाइज एमपी फर्स्ट है और एरिया वाइज परसेंटेज वाइज मिजोरम फर्स्ट है। नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया में ऐसा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम है। ये यही क्या है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यहीं पे देखने को मिलता है। इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे मिलता है ये। परसेंटेज एरिया टर्म में देखें तो पैकेट टाइगर रिजर्व, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरिया इन ए टाइगर रिजर्व में कौन कौन सा है? वो पैकेट टाइगर रिजर्व का है लार्जेस्ट फॉरेस्ट का परसेंटेज की टर्म में। मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में मिलते हैं सबसे ज्यादा, 43% ऑफ द टोटल मैंग्रोव एरिया इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे गुजरात है, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार तीसरे पे। बैम्बू कवर देखोगे तो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर महाराष्ट्र, फिर अरुणाचल, फिर उड़ीसा। बैम्बू कवर सबसे ज्यादा एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर अरुणाचल, फिर उड़ीसा। वेटलैंड्स सबसे ज्यादा गुजरात में है दूसरे नंबर पे, फिर क्या है? गुजरात में सबसे ज्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है, वेटलैंड्स का एरिया। प्रोटेक्टेड एरियाज 5% ऑफ इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज द प्रोटेक्टेड एरिया। इन दी इट कैन बी इन नेशनल पार्क में हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व है वो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। कम्युनिटी रिजर्व है वो कम्युनिटी के द्वारा या फिर प्राइवेटली मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट। तो ये प्रिवेंशन टू क्रूलिटी एनिमल एक्ट है, ये कब आया था? 1960 में आया था। इसी के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मेरे को बताओगे आप कहां पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? और इसको चेयर कौन करता है? हु चेयर इट? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कौन चेयर करता है? ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अभी ऑपरेट करता है। पहले अलग मिनिस्ट्री थी, अभी ये याद रखना है कि ये फिशरी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इट इज एस्टेब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। Next is Wildlife Protection Act 1972. National Board for Wildlife is established under it. It is chaired by National Board for Wildlife है, उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। एंड जो any area of reduction or increase of the national park or wildlife sanctuary can be done by the National Board for Wildlife के द्वारा किया जा सकता है। एंड सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसको चेयर करता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर, सेंट्रल जो अथॉरिटी को चेयर करता है। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो भी क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये तीनों अथॉरिटी है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जियो अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो, ये तीनों क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई हुई है। नेक्स्ट इज वाटर एक्ट। वाटर एक्ट 1972 के अंदर हम क्या है देखा था कि सीपीसीबी एस्टेब्लिश हुआ है, एयर एक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर क्या है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है। तो इसके अंदर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, that can approve the diversion of forest land for non forest purpose। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई है। एंड इसी के अंदर क्या है? ईपीए के अंदर इको सेंसिटिव जोन का कंसेप्ट दिया गया है। तो ये 10 किलोमीटर का एरिया
इको सेंसिटिव जोन होता है एज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन दी हाई प्रोटेक्शन एंड नॉन प्रोटेक्शन एरियाज के बीच में, इको सेंसिटिव जोन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। इट प्रोवाइडेड फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1988 वाली के अंदर में क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया गया है विद दी कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इट प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोवाइड करता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर पहली बार डिस्कस किया गया था। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बात की गई है। ये जो राइट है ट्राइबल को देता है 4 एकड़ का राइट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का कंसेप्ट है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में दिया गया है। इट इज अंडर दिस। नेक्स्ट इज एनजीटी। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। कितने मेंबर होंगे इसके। नेक्स्ट इज प्रीवियस पोर्टल। तो प्रीवियस पोर्टल इज फॉर ऑब्टेनिंग द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट सीआरजेड नॉर्म्स 2018। तो ये इसमें शायद अमेंडमेंट हुआ है तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज रामसर साइट। इंडिया में अभी 80 रामसर साइट्स हैं जिसमें से सबसे बड़ी है वो सुंदरबन है। सुंदरबन इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सबसे छोटी है वो रेणुका इन हिमाचल प्रदेश है। और स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है वो तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा 16 और दूसरे नंबर पे यूपी में है 10। तो इंडिया के अंदर 80 रामसर साइट्स हैं। सबसे बड़ी है वो सुंदरबन वाली है, स्मॉलेस्ट रेणुका है हिमाचल प्रदेश में एंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 16। नेक्स्ट इज पीटलैंड। तो पीटलैंड कवर 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड को कवर करती हैं एंड दे आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर होते हैं एंड दीज आर द परमाफॉरेस्ट रीजन। तो पीटलैंड्स क्या होते हैं, दीज आर द परमाफॉरेस्ट रीजन फाउंड इन दी परमाफॉरेस्ट का होता है जहां पे जो परमानेंटली क्या है, जहां पे जो फॉरेस्ट है आइस है वो पाई जाती है इन द पोलर एरियाज और हाई एल्टीट्यूड एरियाज। इट कैन बी इन कोस्टल एरियाज। जो पीटलैंड है वो कैन बी फाउंड इन परमाफॉरेस्ट रीजन में पाई जा सकती है, उसके अलावा कोस्टल एरियाज में मिल सकती है, उसके अलावा बीनीथ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकती है और बोरियल फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो दीज आर दी लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर होते हैं पीटलैंड्स। तो 3% एरिया है वो पीटलैंड के अंदर है। नेक्स्ट इज ब्लू फ्लैग्स। तो ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है वो एफईई के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि डेनमार्क बेस्ड एक एनजीओ है। एंड इसमें 4 पैरामीटर पे ये रैंकिंग दी जाती है। उसी के आधार पे क्या है, 4 पैरामीटर पे क्या है इसको देखा जाता है। तो 4 पिलर है इसके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए। सर्टिफिकेशन के लिए क्लीननेस, बीच क्लीन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उस बीच पे, एमिनिटीज होनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, देन इको फ्रेंडलीनेस, तो इको फ्रेंडली होना चाहिए वो बीच। तो उस पे क्या है, ये चारों जो पैरामीटर है क्लीनलीनेस, सेफ्टी, एमिनिटीज एंड इको फ्रेंडलीनेस मीट करेगा तब ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंडिया के अंदर 12 जो बीच है उनको क्या है, ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, शिवराजपुर बीच है वो गुजरात में है, घोगला बीच वो दीव में है, कासरगोड एंड पदुबिद्री बीच है वो कर्नाटक में है, कापड़ बीच केरल में है, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच उड़ीसा में है, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार में है, कोवालम बीच इन तमिलनाडु, एडन बीच इन पुडुचेरी, थुंडीप इन लक्षद्वीप एंड कदमत इन लक्षद्वीप। ये याद रखो कौन कौन से गए। नेक्स्ट इज क्रिप्टोबायोसिस। तो क्रिप्टोबायोसिस क्या होती है, इट इज अ स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन इट शोज नो विजिबल साइन ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है ऑर्गेनिज्म की जहां पे ये विजिबल साइन नहीं दिखाता है लाइफ के। एंड व्हेन इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिविटी है वो हार्डली मेजरेबल, तो इसकी मेजर नहीं कर सकते हम। ये नियर डेथ सिचुएशन होती है, नो विजिबल साइन ऑफ लाइफ, क्रिप्टोबायोसिस। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्जिन बर्थ भी बोला जाता है इसको, वर्जिन बर्थ, फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसी स्पीसीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है वो क्या है, कभी कभी क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है विदाउट यूजिंग दी स्पर्म को, जो मेल मेंबर से स्पर्म को बिना यूज किए हुए वो रिप्रोड्यूस कर जाती है। तो इट इज एबिलिटी ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पीसीज टू सम टाइम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअली। इन ए फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस female egg cell can develop into a baby without being fertilized by male sperm. So scientists have documented the first known instance of the virgin birth or
फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस ये क्रोकोडाइल में देखने को मिला है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रोकोडाइल का पहला केस रिकॉर्ड हुआ है फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस का। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल डीएनए, तो ऐसा डीएनए जो इन्वायरमेंट में पाया जाए, ह्यूमंस से नहीं कलेक्ट किया गया हो, डीएनए दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल सैंपल सच एज सोइल, वाटर, स्नो, एयर रेदर देन डायरेक्टली, यानी कि वो ह्यूमन के बजाय जो इन्वायरमेंटल सैंपल से कलेक्ट किया गया डीएनए। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है यूएन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, 2021 से 23 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूएन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंड WWF क्या है, 2 रिपोर्ट रिलीज करता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एंड एक तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है और उसी के अंदर क्या है एक लिविंग प्लेनेट इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। नेक्स्ट इज ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक, तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक है, ये पब्लिश किया जाता है, ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है CBD के अंदर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर में। नेक्स्ट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बायोफ्यूल्स, तो बायोफ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। देयर आर 3 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है, यानी कि प्राइमरी जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन इज फूड क्रॉप से जो बायोफ्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1G बायोफ्यूल बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन और सेकेंडरी जनरेशन नॉन फ्यूल क्रॉप्स, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी नॉन फूड क्रॉप्स, तो क्रॉप्स नहीं होती है परंतु वो नॉन फूड क्रॉप से जो प्रोड्यूस किया जाता है बायोफ्यूल उसको बोलते हैं सेकेंडरी जनरेशन 2G। और 3G होता है वो इंजीनियर्ड एल्गी से जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं 3G। तो बायोफ्यूल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बायोइथेनॉल है, तो बायोइथेनॉल इज यूज्ड एज एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया टारगेट्स, इंडिया का है, हमारा टारगेट है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करें पेट्रोल में बाय 2025। तो इसमें क्या है, बायोइथेनॉल को इसको एडिटिव किया जाएगा, यानी कि पेट्रोल में ऐड किया जाता है, 80% पेट्रोल होगा, 20% उसमें एथेनॉल डालेंगे। जबकि बायोडीजल है उसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, बायोडीजल कैन बी डायरेक्टली यूज, जबकि बायोइथेनॉल है वो एडिटिव होता है। एंड बायोडीजल का हमने टारगेट रखा है 5% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030 तक, ठीक है। एंड बायोइथेनॉल को पेट्रोल में हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा बायोफ्यूल का एग्जांपल है बायोगैस है, बायोजेट है, जो कि जेट इंजन में यूज किया जाता है, हेलीकॉप्टर में वगैरह में। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, 2018 में आई थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। तो इट हैज कैटेगराइज्ड वेरियस काइंड ऑफ बायोफ्यूल्स को कैटेगराइज किया था, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर 2G बायो रिफाइनरी, जो सेकेंडरी 2G बायो रिफाइनरी थी उसके लिए क्या है, बायो रिफाइनरी से ये वायबिलिटी गेट फंडिंग दी जाएगी। यदि कोई बायो रिफाइनरी बनाता है नॉन फूड क्रॉप से बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या है कुछ पैसे देगी अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग। इट अलाउ फॉर द यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन का भी यूज किया जा सकता है, अलाउ कर दिया गया है इसमें सरप्लस वाला। नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रिसेंटली, इसको इंडिया ने लॉन्च किया था G20 समिट में, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया की है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है G20 समिट में। एम क्या है इसका, टू सर्व एज ए कैटालिटिकल प्लेटफॉर्म टू फोस्टर द ग्लोबल कोऑपरेशन टू इन द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो ग्लोबल लेवल पे क्या है बायोफ्यूल को प्रमोट करना है एम। इसके अंदर 7 कंट्री G20 इसके हमारे साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था हमने, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA। कंट्रीज याद होने चाहिए, ठीक है। ABC कंट्री कौन से हो गए, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका एंड USA, 7 कंट्री इसमें है, अभी उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन डिपॉजिट। तो ग्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, इट इज ए सेविंग अकाउंट वेयर द डिपॉजिटेड जो मनी होगा वो यूज किया जाएगा ग्रीन एक्टिविटीज के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। RBI ने एक रिसेंटली क्या है फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। तो इंडिया के अंदर जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो कितनी है, 74 गीगावाट है एज ऑफ जनवरी 2024, यानी कि आप याद रख सकते हो 74 गीगावाट सोलर हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी। एंड सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 45 गीगावाट है, सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में है, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। सोलर राजस्थान में है।
जैसलमेर में सबसे बड़ा विंड पार्क है 1600 मेगावाट का, लार्जेस्ट विंड पार्क इन इंडिया इज इन जैसलमेर राजस्थान। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर बात करें तो हम तीन तरह के हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस है वो स्प्लिट की जाती है हाइड्रोजन एंड CO2 के अंदर। तो नेचुरल गैस इन ग्रे हाइड्रोजन इज, नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड CO2 के अंदर। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन करने में ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, जब प्रोड्यूस होगी तब क्या है, CO2 एमिट होगी इन्वायरमेंट में, तो इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड CO2 में, एंड जो CO2 होती है उसको फिर क्या है, प्रोड्यूस तो होगी परंतु उसको कैप्चर करके हम स्टोर कर लेंगे और यूज भी कर सकते हैं। तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या है, CO2 को कैप्चर कर लेंगे, एंड ग्रे हाइड्रोजन में उसको इन्वायरमेंट में इमिट होती है वो, ठीक है। एंड ये दोनों नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस होती है। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन है वो वाटर को स्प्लिट करके प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, यूजिंग दी सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज किया जाता है, इसमें कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रीन इज by the splitting the water into the hydrogen and oxygen and using the solar and wind. Next is hydrogen for heritage scheme. तो it was announced during the budget, यूनियन बजट 2023-24 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था। अंडर इट क्या है, इंडियन रेलवे है वो 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा, एंड जो एग्जिस्टिंग डीजल ट्रेन है उसको रेट्रोफिट किया जाएगा विद हाइड्रोजन फ्यूल सेल के द्वारा। तो ये हाइड्रोजन पे चलने लग जाएगी रेट्रोफिटिंग के द्वारा। नेक्स्ट इज सतत स्कीम। तो सतत की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने हैं टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इट एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योर टू सेट अप CBG प्लांट्स। तो कोल बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस बेस्ड प्लांट बनाने हैं, ये एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर्स की, ताकि वो क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस बेस्ड प्लांट लगाएं, जिससे क्या है वो बायोगैस है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेची जाए और CNG की तरह इनको यूज किया जाए। तो इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अंदर सतत स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट है वो CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2 एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस। तो कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या है, मीथेन होती है, CO2 होती है और अदर गैसेस भी होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली थ्रू दी एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। तो ये बायोमास के एनारोबिक डिकम्पोजिशन से इसको नेचुरली बनाया जाता है एंड उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द CBG, कंप्रेस की जाती है टू गिव द CBG। नेक्स्ट इज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं ऐसे व्हीकल्स दैट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल्स पे, जो रन कर पाए उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एंड इट कैन बी ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल E85 में हम देखें तो E85 जिसमें क्या है 85% क्या है एथेनॉल फ्यूल होता है और 50% क्या है 15% गैसोलीन होता है और अदर हाइड्रोकार्बन बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा फ्यूल पे रन कर सकते हैं वो। फ्यूजिटिव इमिशन, नेक्स्ट इज फ्यूजिटिव इमिशन। दीज आर दी अनइंटेंशनल, ये इंटेंशनल नहीं होती है, अनइंटेंशनल लीक होती है फ्रॉम द इमिटेड सील्ड सरफेस। जो सील्ड सरफेस होता है, सील्ड कोई डब्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या है वो लीक होती है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव इमिशन। सच एज पैकेजिंग है, गैसकेट है और लीकिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड पाइपलाइन रिजल्टिंग फ्रॉम द कोरोजन और फाल्टिंग। तो ये लीक होती है, उसको बोलते हैं जो इमिशन होते हैं, जो अनइंटेंशनल इमिशन होते हैं। तो विंड एंड सोलर डू नॉट हैव फ्यूजिटिव इमिशन, नहीं होते हैं विंड एंड सोलर के। नेक्स्ट इज माहिर। माहिर क्या है, इसकी फुल फॉर्म दी हुई है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च पे ये मिशन है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अमनारी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड अमनारी के द्वारा दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। नाम देखिए माहिर का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। तो इसमें क्या है, रिसर्च को बढ़ावा देना है एडवांस टेक्नोलॉजी में, एंड तो इट एम्स टू आइडेंटिफाई द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर एंड टू देम, फिर उनको क्या है इंडिजिनियसली उन टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना है अंडर द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो माहिर इज रिलेटेड विद पावर सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज रीटेप। तो रीटेप इज लॉन्च्ड अंडर द US इंडिया जो स्ट्रेटेजिक क्लीन पार्टनरशिप है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इट एम टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देना है। तो रीटेप के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलप कर रहे हैं हम। इट इज अंडर द US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज मीथेन हाइड्रेट्स। तो मीथेन हाइड्रेट्स आर द मॉलिक्यूल ऑफ द नेचुरल गैस
एनक्लोज्ड विद इन ए सॉलिड लैटिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रेडिंग करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर क्या है, 7 जियोथर्मल प्रोविनेंस पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग इनकी लोकेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल पहला जो प्रोविनेंस है वो कहाँ मिलता है, हिमालयाज में मिलता है, वहां पे लद्दाख में, हिमालयाज में लद्दाख में मणिकर्णिका, तपोवन, देन सुहाना इज इन गुजरात एंड सुहाना इज इन हरियाणा राजस्थान जो प्रोविनेंस है। वेस्ट कोस्ट वाला है वो महाराष्ट्र में है, कांबे वाला गल्फ ऑफ खंबात में है, सोनाटा इज लोकेटेड इन सोन, नर्मदा एंड तापी, यहाँ पे क्या है तातापानी लोकेटेड है, अहोनी सामोनी लोकेटेड है यहाँ पे, गोदावरी यहाँ पे क्या लोकेटेड है, गोदावरी में मनुगुरु लोकेटेड है, और महानदी का जो जियोथर्मल प्रोविनेंस है वहां पे क्या है, ये बकरेश्वर लोकेटेड है। तो बकरेश्वर इज लोकेटेड इन महानदी वाले में लोकेटेड है। तो 7 जियोथर्मल प्रोविनेंस है, ठीक है, हिमालय, सोहना, वेस्ट कोस्ट, कांबे, सोनाटा, गोदावरी एंड महानदी। और ये इसके जो सोर्सेज हैं जियोथर्मल एनर्जी के, कुछ जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ लोकेटेड है, वे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। तो ये एनर्जी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो चला रही है स्टार लेबलिंग, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कितना एफिशिएंट है उसके लिए लेबल दिए जाते हैं। तो इट इज दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2006 अंडर दी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई थी। इट इज लॉन्च्ड अंडर दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ठीक है। एंड जो स्टार लेबलिंग है वो 15 प्रोडक्ट्स के लिए, 15 अप्लायंसेस के लिए मैंडेटरी है, और इट इज वॉलेंटरी फॉर 20 अप्लायंसेस। तो एक टाइम पे ये फेवरेट क्वेश्चन था यूपीएससी का, एंड इसमें आपको देख सकते हो 15 अप्लायंस कौन कौन सी है उसकी लिस्ट गूगल करके देख लेना, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर 15 अप्लायंस एंड वॉलेंटरी फॉर 20। नेक्स्ट इज इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, तो ये एसी का जो एयर कंडीशनर होते हैं उसकी रेटिंग सिस्टम है ये। इट इज एन इवोल्व्ड रेटिंग मेथड फॉर दी एसीज के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, दैट फैक्टर इनटू द हाई टेम्परेचर वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड रेट्स एयर कंडीशनर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये उसको कितना कूलिंग करता है, कितना वो इमिशन करता है, उसी आधार से कितना वो एनर्जी एफिशिएंट है एसी, और उसको अलग अलग सीजन में इसको मेजर करके क्या है ये मेजर करता है। तो इंडिया सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज ए रेटिंग मेथोडोलॉजी फॉर एसी, ठीक है, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट इज उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की फुल फॉर्म दी हुई है नीचे, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। तो दीज आर दी उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, ठीक है। दीज आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट द एडेप्टेशन या फिर अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का ये अडॉप्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इन द इंडियन इंडस्ट्री। एंड इट इज दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये लॉन्च की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्प्रेरक, ताकि जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसमें 2 दी हुई है। फोस्टरिंग द इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है वो इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, फोस्टरिंग एनर्जी इकोनॉमिक ट्रांजिशन रिपोर्ट। एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसके अलावा एक ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट है वो भी क्या है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। और इंडिया ने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके लिए शायद मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है इंडिया ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक का ये रिपोर्ट है, ये पब्लिश करता है। ये तीनों रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 एंड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट इज नीति आयोग एंड इसरो है वो दोनों मिलकर क्या है जियोस्पेशियल एनर्जी मैप निकालते हैं इंडिया का। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फाइनल लैब का एनवायरनमेंट वाला सेक्शन। धन्यवाद।